जय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राष्ट्र ज्ञान सर्विसेज में। दोस्तों, जिस तरह से हम लोग 11th का एनसीईआरटी ज्योग्राफी जो पढ़े थे, उसमें दोस्तों हम लोग आधा भाग जो है थर्ड लेसन का पढ़ चुके थे, ठीक है। और आज दोस्तों तो हम लोग यहाँ से पढ़ना था पृथ्वी की आवृत्ति क्या होता है उसके बारे में पढ़ना था। और बाकी जो चीज़ें थी पृथ्वी की किनार प्रकृति और ज्वालामुखी के कारण भूकंप के कारण किस तरह से आंतरिक जानकारी पृथ्वी की प्राप्त हो सकती है, उसके बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ चुके थे। एस तरंगे, पी तरंगे, धरातलीय तरंगे जो सबसे जो है हानिकारक होती है धरातलीय तरंगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है अध्ययन कर चुके थे। और आज दोस्तों पृथ्वी की आवृत्ति के बारे में पढ़ना है। बोल रहा है भूकंप एक क्या है, प्राकृतिक आपदा है। तीव्र भूकंप के झटकों से जन व धन का अधिक हानि होता है। फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप है, ऐसी तीव्र झटके महसूस किए जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, भ्रंश के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो 8th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, और कहीं से भी हो सके। हम क्योंकि अभी 8th क्लास की ज्योग्राफी जो है अपलोड नहीं की, इसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं, ठीक है। तो मैं पूरे ज्योग्राफी का वीडियो अपलोड करूँगी 6 से लेकर के 12 तक, ठीक है। 6 से लेकर के 12 तक पूरे ज्योग्राफी एनसीईआरटी का वीडियो अपलोड करूँगी, लेकिन फ़िलहाल नहीं की हूँ दोस्तों। पहले हम 11th का जो है ज्योग्राफी ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसका कुछ अलग ही मकसद है, ठीक। तो अगर आप अभी आपको जो मिल रहा है वो पढ़िए, नहीं तो फिर अगर कहीं से भी हो सकता है 6 से 12 पढ़ लीजिए। 6 से 9, 8, 10 तक पढ़ लीजिए, और 11th से यहाँ से आप पढ़िए। भ्रंश दोस्तों, भ्रंश के बारे में अगर आप अच्छी तरह से जान जाइएगा ना तो बहुत अच्छा चीज़ समझ में आएगा, क्योंकि भ्रंश बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये बार-बार भ्रंश का यूज़ होता है ज्योग्राफी में हमारी। जब भूकंप की बात आती है, ज्वालामुखी की बात आती है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात आती है, तो सारी चीज़ों में भ्रंश का उपयोग यहाँ पे होता है। और 8th क्लास में दोस्तों भ्रंश के बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ दी है, ठीक है। 8th क्लास के एनसीईआरटी में जब हम पढ़ाएँगे तो आपको बहुत अच्छे से समझाएँगे। फिलहाल इसके बारे में इतना समझ लीजिए, ओके। और नहीं तो कहीं से भी हो सके 8th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बोल रहा है कि फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं। वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप होता है, तीव्र झटके महसूस वहाँ पे होते हैं। ज्वालामुखी व भूकंप के वितरण का वर्णन अगले अध्याय में करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अगले अध्याय में डिटेल पढ़ना है भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में, तो चिंता मत कीजिए, जान जाएंगे हम लोग भूकंप और ज्वालामुखी क्या होता है। और प्रायः यह देखा गया है कि रिएक्टर स्केल पर 8 से अगर अधिक तीव्रता वाले भूकंप आने की संभावना बहुत ही कम होती है। 8 से दोस्तों देखिए 5 से अधिक ही तीव्रता वाला भूकंप आ रहा था तो बहुत सारा हानि हो रहा था। जब 8 से अधिक तीव्रता वाला आ जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो मतलब बहुत कम संभावना होता है कि 8 से अधिक आएगा, जो 1 से 2 वर्षों को में 1-2 बार आ सकते हैं। जबकि हल्का भूकंप लगभग हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस किया जा सकता है। किसी न किसी भाग में दोस्तों मतलब मिनट में भूकंपीय झटके महसूस किए जाते हैं। तो इस तरह की बात है। अब दोस्तों आ जाते हैं पृथ्वी की सीधे संरचना पर, ठीक है। तो पृथ्वी की संरचना हमारी किस तरह से उसके जो है बारे में यहाँ पे जानकारी प्राप्त करते हैं। अब सबसे ऊपर की बात करें दोस्तों तो एक भूपरपट्टी है पहला, जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। तो दोस्तों एक ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, बहुत ही भंगुर भाग है, जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जल्दी से टूट जाता है। पृथ्वी की मोटाई महाद्वीप महासागर के नीचे अलग अलग है। दोस्तों देखिए, महाद्वीप पर अलग है, महासागर में अलग है। महासागर में भूपटपट्टी की अगर मोटाई करें तो महाद्वीप की तुलना में कम है। देखिए, महासागर में भूपटपट्टी की जो है मोटाई है वो महाद्वीप की तुलना में बहुत कम है। महासागर के नीचे इसकी औसत मोटाई जो है 5 किलोमीटर तक की है, जबकि अगर महाद्वीप की बात करें तो 30 किलोमीटर तक जो है इसकी मोटाई है। और मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं में के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक है। मुख्य जहाँ पर्वतीय श्रृंखला है, देखिए जहाँ पे मतलब पानी है, महाद्वीप है, सॉरी महासागर है, तो वहाँ पे 5 किलोमीटर तक ही होगा। और दोस्तों जहाँ पे स्थल है, ठीक है, स्थल है, वहाँ पे 30 किलोमीटर तक होगा धरातलीय सॉरी यहाँ पे भूपरपट्टी का निर्माण यानी क्रस्ट का। और जहाँ पे पर्वतीय भाग है दोस्तों, पर्वतीय भाग है, तो वहाँ पे इसकी मोटाई बढ़ जाती है, और वहाँ पे इसकी मोटाई बढ़ करके दोस्तों 70 किलोमीटर तक हो जाती है। तो याद हुआ आपको, अगर महासागर कहे पानी वाला तो 5 किलोमीटर, अगर दोस्तों स्थल कहे तो उसमें 30 किलोमीटर, और अगर पर्वतीय वाला कहे तो उसमें जो है 70 पहुँच जाता है, 70 किलोमीटर तक उसकी जो है मोटाई हो जाती है, जैसे हिमालय क्षेत्र में 70 तक है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए मेंटल के बारे में, देखिए इस तरह से कुछ संरचना दे रहा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्रोड आ जाता है, यहाँ पर जो ठोस है, फिर इधर द्रव है, और मेंटल दोस्तों 2900 किलोमीटर तक होता है, तो ये मेंटल दे रहा है यहाँ तक। और ऊपर दोस्तों देखिए ये भूपरपट्टी है, वो भी 2 भाग में पता हुआ है, इसको दुर्बलता मंडल जो है ना आंतरिक भाग है, ठीक है।
तो इस तरह से यहाँ पे इसकी संरचना दे रहा है पृथ्वी के बारे में। बोल रहा है भूमंडल मंडल मेंटल, ठीक है। भूप्रकृति के बाद मेंटल होता है, मेंटल को इंग्लिश में भी मेंटल ही कहते हैं। भूगर्भ में प्रकृति के नीचे का भाग जो है मेंटल कहलाता है। यह मोह आसान तत्व से आरंभ होकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। दोस्तों मोह आसान तत्व किसको कह रहा है, आपको पता है मोह आसान तत्व किसको कह रहा है? एक संबंध है दोस्तों ऊपरी जो यहाँ पे जो ये क्या होता है, ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं जहाँ से मतलब ऊपर जाते हैं तो ऊपर पट्टी हो जाता है और नीचे जाते हैं तो मतलब मेंटल हो जाएगा। और इसी बीच की लाइनिंग को दोस्तों मोह असंबद्ध कह रहा है, ठीक है। तो इसी को दोस्तों कह रहे हैं यहाँ पे मोह आसान तत्व, ठीक। तो इसको दोस्तों मोह बिनिने करके कुछ वैज्ञानिक थे, वही इनकी खोज किए थे। इस जो लाइनिंग है मोह आसान तत्व, इसको असंबद्धता भी कहते हैं, मोह असंबद्धता भी इसको कहा जाता है। तो इसका खोज वही किए थे, जिसके कारण ही इनके नाम पे ही इसका नाम रख दिया गया मोह असंबद्धता या मोह आसान तत्व, ठीक है। तो इससे आरंभ होकर के दोस्तों अगर 2900 किलोमीटर की गहराई तक जाएँ तो मेंटल का विस्तार है। और मेंटल के ऊपरी भाग को ही दोस्तों दुर्बलता मंडल कहते हैं। और स्थेनो शब्द का प्रयोग दुर्बलता से है। स्थेनो शब्द का प्रयोग किसकी है, दुर्बलता से है। इसका विस्तार जो है 400 किलोमीटर तक आंका गया है। क्या आंका गया है, इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है, किसका, दुर्बलता मंडल का, ठीक है। दोस्तों देखिए बोल रहा हूँ ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। तो यहीं से दोस्तों लावा होकर के पहुंचता है, यहीं से क्या होता है, पहुंचता है ज्वालामुखी उद्गार लावा, ठीक है। बोल रहा भूपर्पटी और मेंटल के ऊपरी भाग पर स्थल मंडल कहलाते हैं। भूपर्पटी और मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है वो सारा मिला करके क्या होता है, स्थल मंडल कहलाता है। और इसकी मोटाई जो है 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। इसलिए मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त होने के बाद तक है। यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। किस चीज़ में पाया जाता है, तो ठोस अवस्था में पाया जाता है। अब दोस्तों देखिए भूपर्पटी पढ़ ली, मेंटल पढ़ ली, अब आते हैं हम लोग क्रोड के बारे में। पृथ्वी के क्रोड, जिसको हम लोग कोर कहते हैं। बोल रहा है कि जैसा कि आप ही इंगित किया जा चुका है, पहले इंगित किया जा चुका है कि भूकंपीय तरंगों का वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की है। तो पृथ्वी तरंग जो तरंगे हैं वो पृथ्वी को आंतरिक भाग को क्रोड को समझने में मदद की है। तो क्या मदद की है, क्रोड व मेंटल की सीमा जो है 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड जो है ठोस अवस्था में है। दोस्तों देखिए बाह्य क्रोड की अगर हम बात करें तो मतलब द्रव्य अवस्था में है, लेकिन वही अगर हम आंतरिक क्रोड की बात करें तो वो क्या है, ठोस अवस्था में है। क्रोड भारी पदार्थ मुख्यतः निकल और जो है लोहा से बना हुआ है, इसको नीफे भी कहा जाता है। तो तीन तरह के परत हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोगों को पढ़ना है ज्वालामुखी के बारे में, ठीक है। तो देखिए ज्वालामुखी के बाद ज्वालामुखी निर्मित स्वरूप अर्थ स्थल रूप, मतलब जो ज्वालामुखी से किस तरह से वहाँ पे निर्माण हुई है स्थल का, उसके बारे में यहाँ पे दे रहा है। आपने एक बार ज्वालामुखी की चित्र देखा होगा, तो हम लोग देखे हैं टीवी वगैरह में भी देखे हैं। तो इस तरह के चित्र हम लोग बहुत बार देखे हैं। बोल रहा है ज्वालामुखी के चित्र को देखे होंगे। ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकल कर गैस, राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है। तो देखिए ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी स्थान वह स्थान है जहाँ से निकल करके जो भी पृथ्वी के अंदर है, गैस है, राख है और जो चट्टानी तरल पदार्थ है वो सारा निकल करके पृथ्वी पर आता है। तो उसी को दोस्तों ज्वालामुखी उद्गार कहा जाता है। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो तो इसको वह जो ज्वालामुखी है सक्रिय ज्वालामुखी होगा। देखिए लावा तुरंत अभी मतलब एकदम तत्काल जो है अभी निकला है पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी पर, या फिर अभी निकल ही रहा है, तो उसी को दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल तक पहुंचती है। जब तक यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है यह मैग्मा कहलाता है। देखिए जब तक यहाँ पे मेंटल के बारे में तो आप लोग पढ़ चुके हैं। तो मेंटल के ऊपरी भाग में जब तक ये चीज़ होता है मैग्मा कहलाता है। और जब यह भूपर्पटी के ऊपर या धरातल पर पहुंच जाता है तो इसको क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। यह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसे लावा प्रवाह या लावा में जमे हुए टुकड़े का मलबा, ज्वालामुखी सीम, ज्वालामुखी बम या राख, धुलाकन व गैस जैसे कि हाइड्रोजन यौगिक हो गया, सल्फर यौगिक हो गया या कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व आर्गन शामिल यहाँ पे होते हैं।
तो मैग्मा और लावा में अंतर आपको समझ में आया। मैग्मा का जब मेंटल के ऊपरी भाग तक रहेगा तो उसको मैग्मा कह देंगे, और जब वही भाग चीज़ धरातल पर आ जाएगा, स्थल मतलब धरातल पर आ जाएगा तो उसको दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कह देंगे लावा। तो इस तरह से होता है, ठीक है। बोला ज्वालामुखी के उद्गार की प्रवृत्ति एवं धरातल का विकसित आकृति के आधार पर ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए यहाँ पे ज्वालामुखी को वर्गीकरण किया गया है, कितने प्रकार के ज्वालामुखी है। पहला हो गया शील्ड ज्वालामुखी। ये शील्ड ज्वालामुखी क्या है दोस्तों, तो शील्ड ज्वालामुखी क्या है यहाँ पे देखते हैं। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। तो बेसाल्ट प्रवाह को अगर छोड़ दें तो शील्ड ज्वालामुखी सबसे मतलब विशाल ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा में ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होते हैं, इसी कारण इस ज्वालामुखी को ढाल तीव्र होता है। देखिए ये क्या होता है दोस्तों कि अधिक तरल अवस्था में होता है, इसी कारण से इसका ढाल जो है तीव्र बन जाता है। क्योंकि देखिए अगर यहाँ से पतला पदार्थ निकल रहा है, यहाँ से पतला पदार्थ निकल रहा है, तो पतला पदार्थ ऊपर कितना रहेगा, नीचे की ओर है ना, तो ढाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका ढाल अधिक होता है। अधिक शील्ड ज्वालामुखी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यदि किसी यहाँ पे देखिए दोस्तों शील्ड ज्वालामुखी के बारे में यहाँ पे दिया है, ठीक है। इसका चित्र देखिए शील्ड ज्वालामुखी का। बोल रहा है कि इस तरह निष्कास नलिका का पानी भीतर चला जाए तो ये ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है, अन्यथा कम विस्फोट होना ही इसकी विशेषता है। इसकी विस्फोट तो कम होता है, लेकिन अगर बोल रहा है निकासी नली, जो नालिका जिस नली से मैग्मा बाहर निकलता रहता है उसमें पानी अगर भीतर चल जाए तो उसमें विस्फोट हो सकता है, ठीक है। बोल रहा है इस ज्वालामुखी से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है और निकास या एक शंकु बनाता है, जो सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। तो यहाँ पे देखिए शंकु बनाता है जो सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। ये है सिंडर शंकु, इस तरह का निर्माण यहाँ पे ये कर देता है शील्ड ज्वालामुखी। अब बोल रहा है मिश्रित ज्वालामुखी। अब मिश्रित ज्वालामुखी क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों मिश्रित ज्वालामुखी इन ज्वालामुखियों में बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान लावा उपद्रव होते हैं। देखिए इसमें पूरी तरह से द्रव है शील्ड में। अगर मिश्री में बात करें तो बेसाल्ट की अपेक्षा इसमें बेसाल्ट के अलावा बहुत तरल है, और बेसाल्ट के अलावा ये लोग ठंडा तरह अधिक होता है और गाढ़ा होता है दोस्तों। श्यान का मतलब होगा गाढ़ा या चिपचिपा। तो इस तरह की लावा जब उद्गार निकलता हो तो उसको दोस्तों कहते हैं मिश्रित ज्वालामुखी। प्रायः वे ज्वालामुखी भीषण विस्फोट होते हैं। इसमें क्या होता है, भीषण विस्फोट होता है। इसमें विस्फोट होने की संभावना बहुत कम होती है। इस लावा के साथ भारी पदार्थ में भारी मात्रा में ज्वलखंडाश्मी पदार्थ व राख भी धरातल पर पहुंचती है। यह पदार्थ निकास नली के आसपास के परतों से क्या होता है, जमा हो जाता है, ठीक है। और इसके जमा मिश्रण ज्वालामुखी को देखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए मिश्रण ज्वालामुखी है, इस तरह से यहाँ पे निकल रहा है और धीरे धीरे जमा होते जा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए ज्वालामुखी कुंड क्या होता है, ठीक है। ज्वालामुखी कुंड के बारे में पढ़ना। तो इस क्या होता है, ये पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक विस्फोट के ज्वालामुखी है। सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी कुंड ही है। आमतौर पर इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इसमें विस्फोट होता है तब ऊंचे ढांचे बनाने के बजाय स्वयं नीचे धंस जाता है। तो इस तरह के इसका विस्फोट होता है। धंसते हुए विध्वंस गर्त ही ज्वालामुखी कुंड कहलाता है। जो विस्फोट के कारण जो धंसता है ना, उसी को दोस्तों कहते हैं मतलब ज्वालामुखी कुंड। और लावा के गिरने से जो गड्ढा हो जाता है, ठीक है, उसी को ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। इसका यह विस्फोट रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल हैं वरन इससे बहुत पास स्थित है। इसके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है। इससे जो पहाड़ निर्मित होता है ना, वो लगता है कि मिश्रित ज्वालामुखी की तरह है, ठीक है। तो इस तरह की वहाँ पे चीज़ें होती है। अब दोस्तों ज़्यादा नहीं है, बस इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं इस चीज़ को, इसमें क्या दिया है। ये सारा दोस्तों देखिए जो चीज़ यहाँ पे दिया गया है ना वो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको पढ़ना उतना मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। बोल रहा है इसमें भूकंप का जो अधिक केंद्र का पता लगाना कैसे लगा सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे दिया है। बोल रहा है किसी 3 भूकंप स्थान है पीतरंग एस्तरंग तक पहुँचने की
संबंधी आंकड़ा क्या है? किसी भूकंप की घटना को दिए गए 3 अवस्थाओं में पी तरंगों के पहुंचने का समय व एस तरंगों के पहुंचने का समय लिखें। तो समय लिखने के लिए बोल रहा है पी व एस तरंगों को पहुंचने में समांतर की गणना करें। ऐसी तीनों स्थानों के लिए करें। ध्यान रहे कि यह अंतर दोस्तों देखिए एक प्रयोग करके बता रहा है। ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, और हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से पढ़ना हम लोगों को। बोल रहा है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र क्या होता है? ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल अब लावा उगलते हैं। ये क्या करते हैं? देखिए ज्वालामुखी का प्रकार ही दे रहा है, उधर दिया 3 प्रकार से, और यहाँ पे फिर दे रहा है दोस्तों क्या देखिए ज्वालामुखी से स्थलाकृतियाँ यही है। मिश्रित ज्वालामुखी यहाँ पे दिया है, ठीक, शील्ड शंकु का निर्माण होता है इस तरह से। और यहाँ पे दोस्तों देखिए ज्वाल नलिका है जहाँ से निकल रही है ये सारा चीज़ यहाँ पे भूकंप का दिया। उतना अच्छा नहीं पता चल रहा है, जब अच्छे फिगर में देखिएगा ना तो समझ में आएगा, ठीक। टॉपिक जब हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे ना एक एडवांस बुक की तरह लेक्चर में, तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। अभी फिलहाल आपको इतना देख लेना है कि इधर दिया गया और ये चीज़ को समझना है जो दिया गया है। बोल रहा है कि बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र क्या है? ये ज्वालामुखी अधिक तरल मतलब लावा उगलती हैं जो बहुत दूर तक बह निकलती है। तो देखिए बहुत ज़्यादा तरल होगा तो क्या होगा, बहुत दूर तक बह करके जाएगा। तो वही यहाँ पे होता है। संसार में कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रकार प्रवाह से ढले हैं। इसमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। तो देखिए पतला है ना, फैलेगा ही। भारत का दक्कन टैप जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग स्थित है, वो बेसाल्ट लावा प्रवाह का क्षेत्र ही है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आराम में यह अधिक बृहद क्षेत्र एक इस प्रवाह से ढका हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होती है। अब बोले देखिए बोल रहा है मध्य सागरीय या कटक ज्वालामुखी, ये क्या होता है? वो तो बेसाल्ट ज्वालामुखी था, ये क्या होता है? इस ज्वालामुखी का उद्गार जो है महासागर में होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से लंबी है और जो भी महासागरीय बेसिनों में फैले हुई है। इस कटक के महावर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है। अगले अध्याय में हम जो है इसको विस्तार से पढ़ेंगे। बोल रहा है देखिए ज्वालामुखी स्थलाकृति के बारे में बोल रहा है। अंतर्भेदी आकृतियाँ क्या होता है? ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है ना, जो बाहर जो स्थल मंडल पर आ रहा है भूमंडल पर, उसको लावा कहते हैं। उसके ठंडा होने से आग्नेय शैल बनता है। तो ये आप लोगों को पता होगा दोस्तों। देखिए जब लावा निकलेगा तो लावा से ठंडा होकर जो शैल बनता है वो आग्नेय शैल कहलाता है। सेल के बारे में आप लोगों को जानकारी होगा दोस्तों। सेल भी 3 प्रकार का होता है, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल, ठीक है। तो आग्नेय इस तीनों जो है एक सर्कल में जो है बढ़ता रहता है, ठीक है। और आग्नेय सेल का निर्माण कब होता है? तो लावा जो है वो ठंडा होता है तो आग्नेय सेल का निर्माण होता है। लावा का यह जमाव या तो धरातल पर पहुँच कर होता है या फिर धरातल पर पहुँचने से पहले ही भूपरपट्टी के नीचे सेलों में ही हो जाता है। लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय सेलों को वर्गीकृत किया गया है। ज्वालामुखी शैलों जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है और पातालीय शैल जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें होती है। तो देखिए 2 प्रकार की आग्नेय चट्टानी भी होती है, एक आंतरिक, एक बाह्य, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 2 प्रकार की चीज़ें हो सकती है, एक ज्वालामुखी सेल भी बन सकता है, ज्वालामुखी सेल बन सकता है और एक पातालीय सेल बनता है। तो पातालीय सेल में होता क्या है दोस्तों कि जब यहाँ से मैग्मा निकलती है ना तो वो यहाँ पे अगर स्थल मंडल काफ़ी मतलब हार्ड है या धरातल, तो वो बाहर नहीं निकलने देता और यहीं पे मतलब दरार में ही जो है इसके अंदर ही क्या हो जाता है, लावा ठंडा हो जाता है और सेल का निर्माण कर देता है। तो उसको पातालीय सेल कहते हैं, ठीक है ना। और अगर इस पर आ गया, ऊपर आकर के ठंडा हुआ, तो उसको हम लोग कह देते हैं ज्वालामुखी सेल, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती है 2 प्रकार के। जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो इन आकृतियाँ, तो कई आकृतियाँ बनती है। देखिए जब अंदर ठंडा हो जाएगा तो बहुत सारा आकृतियाँ बनेगा। क्या उस आकृति को क्या कहते हैं? अंतर्भेदी आकृति कहते हैं। अंदर में ही बन गया तो उसको अंतर्भेदी कहेंगे। और इस प्रकार से क्या क्या जो है वहाँ पे चीज़ें बनती है। देखिए बैथोलिक क्या है? यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपरपट्टी से अधिक गहराई पर ठंडा हो जाता है तो यह एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। देखिए ये
उसका सब संरचना दे रहा है, जो अगर पृथ्वी के अंदर ही मैग्मा ठंडा हो जाता है तो क्या-क्या परिस्थितियाँ बन सकती है। एक तो बैथोलिक हो गया, जो बहुत मतलब बड़ा-बड़ा पिंड जो है अधिक गहराई पर ही ठंडा हो जाता है बड़ा-बड़ा पिंड, तो गुंबद के आकार का बन जाता है, उसको बैथोलिक कहते हैं। बोल रहा है अनाच्छादक प्रक्रिया के द्वारा ऊपरी पदार्थ को हट जाने पर ही यह धरातल पर प्रकट होते हैं। ये विशाल क्षेत्र में फैले हुए होते हैं और कभी-कभी इनकी गहराई कई किलोमीटर तक होती है। ये ग्रेनाइट के बने होते हैं और इन्हें बैथोलिक कहा जाता है, जो मैग्मा भंडारों से जमे हुए भाग हैं। तो बैथोलिक हो गया दोस्तों। एक लैथोलिक है। ये क्या होता है, गुंबदनुमा विशाल अंतर्भेदी चट्टान है। ये भी अंतर्भेदी चट्टान ही है, यानी कि पृथ्वी के अंदर ही यह मैग्मा ठंडा हो गया, इसके कारण ही इसका निर्माण हुआ है। और है जिसका तल समतल एवं एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे की जुड़ा हुआ होता है। इसकी आकृति धरातल पर जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। अंतर केवल यह होता है कि लैकोतिक गहराई में पाया जाता है। लैकोतिक क्या होता है, गहराई में पाया जाता है। और कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों के बनी ऐसी ही गुंबदनुमा पहाड़ी है। इनमें से अधिकतर अब अपपत्रित हो चुकी है, ठीक है, वह धरातल पर देखी जा सकती है। ये लैकोतिक और बैथोलिक के कच्छ उदाहरण है। अब देखिए बहुत सारी चीज़ पढ़ ली, अब थोड़ा सा चीज़ और पढ़नी है। बोल रहा है लेपोथिक, लैथोलिक था, यहाँ पे लेपोथिक, फैकोथिक और सील दे रहा है, 3 चीज़ दे रहा है। ऊपर उठते लावा का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल पर चला जाता है। यहाँ यह अलग अलग आकृतियाँ में जम जाता है। यदि यह तस्तरी के आकार में जम जाए तो वह ये लेपोलिथ कहलाता है। देखिए तस्तरी के आधार पर जमेगा ना, तो इसको क्या कहेंगे, लेपोलिथ, ठीक है। और यहाँ पे कर रहा है कई बार अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान की मुर्दार अवस्था में अपनति के ऊपर व अभिन्नति के तल में लावा का जमाव पाया जाता है। ये परतनुमा या लहरदार चट्टानें एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी हुई है, जो क्रम से बैथोलिक से विकसित होती है, और इसी को दोस्तों कहा जाता है फैकोलिथ, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से बैथोलिक से जो है विकसित होती है। बोल रहा है अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सील या शीट कहलाता है। अगर अंदर अंदर एक चादर के रूप में ठंडा होता है तो उसको सील या शीट कहा जाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले मानव को शीट व घने मोटाई वाले जमाव को क्या कहते हैं, सील कहा जाता है। जो घना मोटा हुआ उसको सील कहेंगे और जो कम मोटाई वाला हुआ उसको शीट कहेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ दे रहा है दोस्तों, डाइक क्या है, तो इसको भी ज़रा देख लेते हैं। बोल रहा है जब लावा का प्रवाह दरार में धरातल के लगभग समकोण होता है और अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार का की जो है संरचना बन जाता है। यही अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का एक आकृति बहुयातम में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने डक्कन ट्रैप के विकास में डाइन उद्गार के वाहक समझ जाती है। तो ये सारा दोस्तों अंदर भेद ही है, ठीक है। आग्नेय चट्टान में अंदर भेदी जो चीज़ें थी उससे ही इतनी संरचना का निर्माण हुआ। बैथोलिको, लिकोथिक, लिपोलिथ, फैकोलिथ, सील, डाइन, ये सारी चीज़ का निर्माण उसके कारण ही हुआ है। और अब दोस्तों देखिए थोड़ा सी आपको क्वेश्चन दे रहा है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिए और बाकी ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। फिर अगले हम लोग को 4th चैप्टर के बारे में पढ़ना है, उसमें हम लोग भूकंप, ज्वालामुखी सारी चीज़ पढ़ेगा। बोल रहा है कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है दक्कन ट्रैप के बारे में पूछ रहा है, फिर स्थलमंडल के वर्गीकरण के बारे में पूछ रहा है, भूकंपीय तरंग का संकुचन और फैलाव लाती है कौन सा तरंग, वो उसके बारे में पूछ रहा है। और बोल रहा है देखिए भूकंपीय तरंग क्या होता है, भूकंपीय तरंग की जानकारी प्रत्यक्ष साधन का क्या काम है। फिर छाया क्षेत्र पूछ रहा है। सारी चीज़ दोस्तों आप लोग पढ़ चुके हैं, इसका सारा का आंसर दे सकेंगे हमारे हिसाब से। तो ये चैप्टर दोस्तों आज का यहीं से समाप्त होता है और फिर कल हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर्स 4 के बारे में, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।